ओके, सो हमने ऑलरेडी कहाँ तक की बातें? A7 कंप्लीट किए थे ना? Okay, this common notation refers to the magnitude of some kind. The first common notation could be applied to plan figure. ये वाला things which are equals to same thing are equals to वो एक्चुअली में कल भाई मैंने जो भी बोला हो, पैसा बोला हो, एप्पल बोला हो, वो तो अपने आपको आपको समझाने के लिए, क्या करने के लिए बेटा? बट एक्चुअली में सारे रूल्स किसके लिए है? जियोमेट्री के लिए। किसके लिए है? मतलब प्लेन फिगर्स के लिए। प्लेन फिगर्स में कौन आएगा? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओके, ट्राइंगल, ये सब किसके अंदर आ जाएगा? प्लेन प्लेन फिगर्स, नॉट सरफेस। फिगर्स मतलब कि ऐसे फिगर्स जो प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो। ट्राइंगल, सर्कल, मैं बोल रहा हूँ उसको याद करना स्टार्ट करो। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब प्लेन फिगर्स है। कैसे फिगर है? प्लेन फिगर्स है। आया समझ में? तो एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को, एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को सिमिलर है, दूसरा ट्राइंगल उसी ट्राइंगल सिमिलर है, तो दो ट्राइंगल एक दूसरे को क्या हो गए? सिमिलर हो गए। आया समझ में? लाइक वाइज स्क्वायर, लाइक वाइज सर्कल। क्लियर हुआ ना? एंड दैट्स वाई दिस कॉमन नोटेशन जो हमने पहले रिफर किया था वो कुछ फिगर्स के लिए है। जैसे पहला जो है वो किसके लिए था? प्लेन फिगर। फॉर एग्जाम्पल देखो, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू द एरिया ऑफ rectangle and area of rectangle equals to area of square, then the area of triangle is equals to area of square. triangle को भी कंपेयर कर सकते हैं, एरिया से भी कंपेयर किया। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल को इक्वल है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्क्वायर को इक्वल है, तो दो एरिया स्क्वायर का और ट्राइंगल का भी क्या होगा? इक्वल होगा, सेम होगा। आया समझ में? ओके, मैग्नीट्यूड्स ऑफ द सेम काइंड कैन बी कंपेयर्ड, और मैंने कल ऐसा बताया था ना, यू कैन ऐड एप्पल टू एप्पल। आया ना? मतलब कि यू कैन ऐड लेंथ टू लेंथ। लेंथ के अंदर लेंथ ऐड कर सकते हैं, बट लेंथ के अंदर एरिया ऐड कर सकते नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम काइंड कैन बी कंपेयर्ड एंड एडेड। सेम काइंड के मैग्नीट्यूड हम कंपेयर कर सकते हैं या तो फिर क्या कर सकते हैं? ऐड। बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट काइंड कैन नॉट बी कंपेयर्ड। कंपेयर ही नहीं करते तो ऐड भी नहीं कर पाएंगे और सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर हुई? फॉर एग्जाम्पल, अ लाइन कैन नॉट ऐड टू रेक्टेंगल नॉर कैन एंगल बी कंपेयर टू, क्योंकि एंगल एंड पेंटागन अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसको कैसे कंपेयर कर पाएंगे? बात क्लियर हुई? आया ना? ओके, फोर्थ एक्सोइंग गिवन अबव सीम्स से दैट if two things are identical, that is they are the same thing, they are equal. अगर वो सेम है तो दोनों क्या हो गए? इक्वल। इन अदर वर्ड एवरीथिंग इक्वल्स, मैं मेरे आपको इक्वल हूं। यस, समझ में आया? सर्कल सर्कल को इक्वल है, ट्राइंगल उसी ट्राइंगल को इक्वल है। आया समझ में? मतलब कि एवरीथिंग इक्वल्स टू इटसेल्फ। इट इज जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस, जो हमने फोर्थ में देखा था। थिंग्स विच कोइंसाइड वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, है ना? मेरे जैसे मैं हूं और मेरा अगर मान लो कि कोई ऐसा इमेज निकाल देते हो, फिर उसको ही मेरे ऊपर रख देते हो, तो एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। आया ना? बट आपका इमेज मेरे पे मैच होगा या मेरा आपके ऊपर? बिकॉज वी आर नॉट आइडेंटिकल। आया समझ में? तो मी आइडेंटिकल विथ मी, मैं मेरे आप में ही क्या हूं? आइडेंटिकल। ओके, चलो। 5 एक्सोइम जो था वो क्या बता रहा था? डेफिनेशन ऑफ ग्रेटर देन 5 वाला, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्वांटिटी बी इज अ पार्ट ऑफ अनदर क्वांटिटी ए, देन ए बी रिटन एज द सम ऑफ बी एंड सम थर्ड क्वांटिटी सी। मानो कि आपके पास ए एप्पल था, उसमें से आपने एक पीस बी निकाल लिया, तो बचा वो सी, तो ए इक्वल्स टू बी प्लस। आया समझ में सृष्टि? है ना? समझना सब लोग अच्छे से, समझ में आया ना? पहले जो एप्पल था उसको आपने क्या बोल दिया? ए, उसमें से आपने एक पार्ट निकाल लिया, तो दैट इज बी। जो बाकी बचा वो, तो आपको बी एंड सी वापस जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा? आया समझ में? तो ए इक्वल्स टू बी प्लस, देन ए ग्रेटर देन बी। ओके, बात समझ में आई? है ना? आपको थोड़ा समझते जाना है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। याद तो आपको एक्सरसाइज ही रखनी है, लेकिन ये सब समझा हुआ होगा तो एक्सरसाइज इजी हो जाएंगे। नाउ लेट अस डिस्कस यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट्स है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट
एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट है या ना? दूसरा कहाँ लूँ? बोलो, आप बोलोगे वहां पे रुक जाऊंगा मैं, रुक गया मैं। करेक्ट, 2 पॉइंट हो गए, है या ना? आप कोई भी 2 पॉइंट के बीच में क्या ड्रॉ कर सकते हो? आया समझ में? आया ना? है ना? ओके भाई, पॉइंट को ही मिटा देता हूँ तो आपका टेंशन ना रहे। गया, यहाँ पे बोला था ना आपने, सही है। ओके सर, नहीं नहीं नहीं, वो पॉइंट नहीं, ये पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लो। तो यस, वहां पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना? आया समझ में? इसलिए पहला पोस्टुलेट्स क्या हुआ, पढ़ो। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट में आप क्या ड्रॉ कर सकते हो? स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन। ओके, नॉट दैट दिस पोस्टुलेट टेल अस दैट at least one straight line passes through how many point? At least two distinct, मतलब कि दो different point, दो अलग अलग point में से at least line पास होती है। तो लाइन को पास होने के लिए exactly, एक स्ट्रेट लाइन को पास होने के लिए exactly मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट्स चाहिए? 2। बट इट डज नॉट say that there can be there cannot be more than one such line. Okay, but it does not say that cannot be more than वन सच लाइन। वो ऐसा भी नहीं बता रहा है कि इससे ज्यादा लाइन, वन से ज्यादा लाइन नहीं होगा। However, in his work, Euclid has a frequently assumed without mentioning that there is a unique line joining the two distinct point. वो उसके बारे में तो कुछ नहीं बता रहा था, फिर भी यूक्लिड ने ऐसा एजप्शंस लगाया था कि दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन कैसा हो? यूनिक। कैसा होना चाहिए? यूनिक। आया समझ में? चलो, कोई डाउट? ओके, we state this result in the form of एक्सोइम as follow। देखो, इस रिजल्ट को एक्सोइम के फॉर्म में यूक्लिड ने बताया कि given two distinct points there is a unique line that passes through them। अगर मान लो कि जैसे मैंने पहले इस पॉइंट को लिया था, इस पॉइंट को लिया था, तो दोनों में से पास होता हुआ एक लाइन मिला, आया ना? जब मैंने 2 पॉइंट वापस चेंज कर दिए तो वापस उसमें से पास होता हुआ एक लाइन मिला। यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन। तो अगर आप कोई दो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स ले लेते हो तो उसमें से पास होता हुआ सिर्फ आपको कितना लाइन मिलेगा? एक, वन एंड ओनली वन। बात क्लियर हुआ? यस और नो? तो एक्सो पोस्टुलेट 1 याद रखना है, उसी पे से एक्सोइम क्या बनाया गया है? 5.1, उसका हेडिंग याद रखना है। आया समझ में? यस और नो? चलो, हाउ मेनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P? पॉइंट P में से कितने लाइन पास हो गए वो आपको बताना है। एंड पास थ्रू द Q। ओके, तो देखो आपने क्या किया, P एंड Q, P में से पास होते हुए काफी सारे लाइन दिख रहे हैं, Q में से पास होते हुए काफी सारे लाइन दिख रहे हैं, लेकिन आपको एक ही लाइन ऐसा दिख रहा है जो P एंड Q में से पास हो रहा है। आया समझ में? तो हो गया एक्सोइम 5.1 का डायरेक्टली प्रूफ कि दो पॉइंट में से सिर्फ कितना लाइन पास हो सकता है? वन, वन एंड ओनली वन, यूनिक, ओनली वन, दैट इज लाइन PQ। ओके, सिर्फ एक ही लाइन आपको मिलेगा और वो लाइन कौन सा है? PQ। आया समझ में? अब आपको ऐसा पूछा जाए, हाउ मेनी लाइन पास थ्रू द Q ऑल्सो पास थ्रू द P, तो भी कितना आएगा? वन। ऐसे कितने लाइन है जो Q में से भी पास हो रहे हैं और P में से भी, तो भी कितना आएगा? वन। तो वापस ओनली वन, एंड दैट इज नथिंग बट लाइन PQ। आया समझ में? तो इस तरह से हम एक्सोइम 5.1 पढ़े कि गिवन टू डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। दो अलग अलग पॉइंट के लिए अंदर से सिर्फ कितनी लाइन पास हो सकती है? यूनिक, वन एंड ओनली वन। आया समझ में? अ टर्मिनल लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनिटली, मतलब कि हम उसको इंफिनिटी तक ले जा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। टर्मिनेटेड लाइन किसको बोलते हैं? जिसके दो एंड पॉइंट्स है। दिख रहा है दो एंड पॉइंट्स, यहाँ पे लाइन एंड हो गई, स्टार्ट हुई तो यहाँ पे लाइन एंड हो गई। आया समझ में? इसको हम इंफिनिटी तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। गॉट इट ना? दिस इज द पोस्टुलेट 2।
चलो इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं, जो मैंने समझाना था वो नीचे समझा दिया हुआ है, बराबर। थर्ड, प्रोस्टिलेट थर्ड, कल आपने क्या पढ़ा होगा, पहले से 1 क्या लिखे थे, डेफिनेशन, फिर कल दूसरे 7 क्या लिखे थे, प्रोस्टिलेट्स, एक्सियोम, एक्सोइम लिखे थे ना, यस, यूक्लिड्स एक्सोइम, क्लियर है, वो 7 लिखे थे। आज हम प्रोस्टिलेट्स पढ़ रहे हैं, प्रोस्टिलेट्स के साथ एक्सोइम 5.1 भी आ रहा है, तो ये हेडिंग सारे पढ़ने हैं और वही आज वापस लिखने भी है, बट मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आया समझ में। ओके, प्रोस्टिलेट 3 क्या है, अ सर्कल कैन बी ड्रोन विथ एनी सेंटर एनी रेडियस, आप कोई भी सेंटर ले सकते हो, कोई भी रेडियस से क्या ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल, आया समझ में। सर्कल दिख रहे हैं, सर्कल का एक छोटा ब्रदर भी है, इस शेप को ओवेल बोलते हैं, लेकिन इसका नाम है इलिप्स, क्या नाम है, इलिप्स, ELLIPS, इलिप्स, आया समझ में, आया ना, तो ये भी एक शेप है, गॉट इट, बट इसके बारे में आप 11 साइंस में पढ़ोगे मैथमेटिक्स के अंदर, अभी नहीं। ओके, सर्कल तक तो समझ में आ गया, कोई भी सेंटर ले सकते हो, कोई भी रेडियस ले सकते हो, कोई भी सेंटर ले सकते हो, कोई भी रेडियस ले सकते हो, आगे जाके भी हम चैप्टर पढ़ने वाले सर्कल का पूरा। ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल्स टू, एंगल कैन बी कंपेयर्ड विद द एंगल, कल एक्सोइम से पढ़ा था, इक्वल थिंग्स को इक्वल थिंग्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो ऐसे एंगल्स जो राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब कि एंगल का मेजरमेंट कितना है, 90, वो एक दूसरे के अंदर मतलब एक दूसरे से क्या है, इक्वल, तो ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल्स टू ईच अदर या वन अनदर, क्लियर है। प्रोस्टिलेट 5, इफ स्ट्रेट लाइन्स फॉलोइंग ऑन अ टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, मानो कि ये 2 स्ट्रेट लाइन है या ना, ओके, और उसके ऊपर एक नई स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, फॉल कर रही है मतलब उसको इंटरसेक्ट कर रही है, आया समझ में, तो वो इंटीरियर एंगल बनाएगा, ए इंटीरियर एंगल अंदर के, इस साइड वाले भी ए वाले एंगल और ए वाला एंगल, कौन सा एंगल है, इंटीरियर, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, सेम साइड मतलब कि मान लो कि इसको कंसीडर करते हैं लेफ्ट साइड, दिख रहा है ये 2 इंटीरियर एंगल, आया ना, टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, ये 2 एंगल जो है वो दोनों का मैग्नीट्यूड टेकन टुगेदर मतलब कि उनके मैग्नीट्यूड का समेशन जो है वो 180 से कम होगा, या एग्जैक्टली 180 होगा, या तो उससे क्या होगा, कम, बट उससे ज्यादा होगा नहीं, आया समझ में। Then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angles. Okay, अब देखो मैं इसको बताने का ट्राई कर रहा हूँ, समझाने का ट्राई कर रहा हूँ अच्छे से, वापस एक बार, मानो कि हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया है, गॉट इट, और दूसरा लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया है, आया समझ में, और मानो कि हमने उसके ऊपर एक लाइन ऐसे फॉल करवा दी, यस और नो। अब देखो बेटा हुआ क्या कि यहाँ पे भी एक एंगल बना इंटीरियर और यहाँ पे भी एक एंगल बना, बट ये दिख रहा है ये दोनों का समेशन 180 से ज्यादा होगा, क्लियरली दिख रहा है, तो एक साइड 180 से ज्यादा होगा, बट इस साइड देखो छोटे छोटे एंगल दिख रहा है कि नहीं, तो ए साइड का समेशन लेस देन क्या होगा, तो जिस साइड एंगल लेस देन 180 है, अगर उस साइड को आप एक्सटेंड करते हो, क्या करते हो, एक्सटेंड, ओके, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको पता चले कि मैंने एक्सटेंड किया है, तो मानो कि मैं यहां से पकड़ के इसको ऐसे एक्सटेंड किया ना, और इसको पकड़ के यहाँ पे एक्सटेंड किया, मतलब कि क्या वर्ड था, यस, इनडेफिनेटली अगर मैं उसको प्रोड्यूस करता हूँ यानी एक्सटेंड करता हूँ, तो देखो वो वहां पे मीट कर रहा है कि नहीं, अगर मैं इनको एक्सटेंड करता ना तो वो मीट नहीं करते, सॉरी, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ओके, वो भी हो जाता था एक्सटेंड, आया समझ में, तो वो मीट करने वाले नहीं थे, बात क्लियर हुई, बोलो कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है ना, चलो गुड, आपको सारे सेंटेंस याद रखने हैं, तो देखो यहाँ पे 1 and 2, अगर मैं ए एंड सी को आगे एक्सटेंड करूंगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, मीट करेंगे, बात क्लियर हुई, ओके, एक मिनट,
आई विल कॉल यू, मतलब आई विल कॉल हिम। सुन लो आगे। ओके, so a brief look of 5 postulates bring you to your notice that postulate 5 is a far more complex than other postulates. अगर आपको स्टेटमेंट लिखना हो तो सारे के सारे स्टेटमेंट लिख लोगे। कौन से स्टेटमेंट में गड़बड़ी होगी? फिफ्थ, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। देखा, तो आउट ऑफ 5 postulates सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा है? फिफ्थ। ऑन द अदर हैंड postulate 1 through the 4 are so simple and obvious that these are taken as a सेल्फ एविडेंस ट्रूथ। उनके खुद के ट्रूथ है, मतलब ट्रूथ प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, वो ट्रूथ है और एज अ पोस्टुलेट वो डिफाइंड हो गए, यूक्लिड ने डिफाइन किए। बात क्लियर हुई? हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल टू, इसलिए तो उनको पोस्टुलेट बोला, प्रूव देन। हम उसको प्रूव कर सकते नहीं है, वो ट्रूथ सेंटेंस है, ट्रू है सेंटेंस। समझ में आया? एंड सो दिस स्टेटमेंट्स आर एक्सेप्टेड विथआउट प्रूफ. Because of its complexity, the fifth postulates will be given more attention in the next section. हम आगे जाके उसके बारे में बात करने वाले। Nowadays, postulates and axioms are the terms that are used interchangeably in the same sense. क्योंकि पहले बताया था मैंने, ऐसे सेंटेंस जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको हम postulate से axioms बोल सकते हैं, बट जब जियोमेट्री रिगार्डिंग होते हैं तो postulates बोलते हैं। बाकी क्या बोला जाता है? axioms। हाँ या ना? अब दोनों का मीनिंग सेम है, तो आज के टाइम में क्या एक्सोइम क्या पोस्टुलेट, दोनों सेम ही टाइम पे बोला जाता है। ऐसे सेंटेंस जो ट्रूथ है उनका कोई प्रूफ नहीं हो सकता। आया समझ में? हाँ या ना? शांति से पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि ये सारी बातें लाइन टू लाइन चैप्टर कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा। एक्सपीरियंस करना, स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे सब कुछ, बट जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आया समझ में? तो पढ़ लो। ओके, postulates are actually verb। पढ़े हो ना इंग्लिश में? वर्ब है ना, वर्ब नाउन पढ़े होगे ना? ओके, तो ये वर्ब है। When we say let us postulate means let us make some statement based on observed phenomenon in the universe। मेरे आजू बाजू में कुछ दिख रहा है, उसको देख के, अभी नहीं, यूनिवर्स में जो हो रहा है उसको मैं एक्सपीरियंस करके कोई सेंटेंस बनाता हूं, तो उसको मैं क्या बोलता हूं? पोस्टुलेट। जैसे कि सनराइज इन ईस्ट डायरेक्शन, वो क्या हो गया? पोस्टुलेट। यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, कि कोई प्रूफ देने बैठेगा? नहीं बैठेगा ना? चलो, गुड। इट इज अ ट्रूथ, वैलिडिटी इज चेक्ड बाय आफ्टरवर्ड। मैंने स्टेटमेंट दे दिया, किसी ने स्टेटमेंट दे दिया, तो हम उसका फिर क्या चेक करते हैं? वैलिडिटी, है ना। मैं कंपास लेके खड़ा रहूंगा, कल सर ने बोला था ना कि सन कहां पे राइज होगा, कंपास तो पता है ना, जिससे डायरेक्शन मेजर कर, और जैसे सनराइज हुआ ओ ईस्ट में ही होगा, तो मैं उसको क्या कर सकता हूं? वैलिडेट कर सकता हूं। जैसे किसी ने स्टेटमेंट दिया तो हम कल जाके कंपास लेके खड़े रहेंगे और फिर देखेंगे कि ईस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम उसको वैलिडेट करते हैं, उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं, उसको प्रूव कर सकते नहीं है। इट इज, इफ इट इज ट्रू देन एक्सपेक्टेड एज पोस्टुलेट, और जैसे वो ट्रू हो जाता है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ पोस्टुलेट। आया समझ में? A system of axiom is called consistent। ओके, पूछा जाएगा आपको क्या बोलते हो उसको, और याद भी रखना है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर के अंदर से, छोटे छोटे, जैसे इन लोगों को कल पढ़ाया था, काम आ गया। ओके, इफ इट इज impossible to deduce from those axioms a statement that contradicts any axiom or previously proved statement। क्या बोल रहा है? if it is possible to deduce from the axiom a statement that contradict any axiom or a previously proved statement। okay, ऐसा बता रहा है कि a system of axiom is called consistent। उसको हम consistent बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? if it is impossible to deduce from the axiom a statement, axiom से statement निकालना है that contradict any axiom और प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट, जो किसी भी एक्सियोम को कॉन्ट्रडिक्ट मतलब अपोज करता हो, या उसको क्या करता हो, पीछे का कोई प्रूव स्टेटमेंट हो उसको अपोज करता हो, तब हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है? कंसिस्टेंट। ओके, नहीं, अपोज करना इम्पॉसिबल हो तब हम उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट है। अगर पॉसिबल है तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है। आया समझ में? ओके, सो व्हेन एनी सिस्टम ऑफ एक्सियोम इज गिवन, इफ नीड टू बी इंश्योर्ड दैट सिस्टम इज consistent। After Euclid stated his postulates and axioms, he used them to prove other results। जैसे हमने कुछ axioms के बारे में पढ़ा 7 प्रीवियस लेक्चर में, आज 5 postulates के बारे में पढ़ा।
है या ना? तो फिर यूक्लिड ने उसका यूज किया दूसरी चीजों को प्रूव करने के लिए. गॉट इट? Then using this result, he proved some more results by applying and deductive reasoning. The statement that were proved, that is called propositions or theorems. एक्सोइम्स एंड प्रोस्यूलेट का यूज करके जो नए स्टेटमेंट प्रूव किए गए, जिसको प्रूव कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोपोजिशन और थ्योरम. हम जनरली थ्योरम ही वर्ड यूज करेंगे. आया समझ में? तो हम थ्योरम्स भी पढ़ने वाले 9th में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, 10th में भी आएगा. 10th में आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स का थ्योरम कंपलसरी में आता है प्रूव करना. आया समझ में? आज से मैंने 10th के बोर्ड के एग्जामिनेशन का 5 मार्क्स का एमपी दे दिया. ऐसे ज्यादा से ज्यादा 10 थ्योरम है. रेडी कर लो, बात खत्म करो. बात समझ में आया? यूक्लिड डिड्यूस 465 प्रोपोजिशंस. ऐसे कितने थ्योरम यूक्लिड ने प्रूव किए? हमें 10th में 10 ही पढ़ने हैं, बट यूक्लिड ने कितने काम किए? 465. and in a logical chain using his axiom as well as postulates as well as definition and theorem proved earlier in the chain. ओके, आगे जो थ्योरम प्रूव कर दिया है उसको वापस उसने यूज किया दूसरा थ्योरम प्रूव किया. मतलब जैसे जैसे उसने कहां से स्टार्ट किया? डेफिनेशन से. उसने एक्सोइम बनाया, उसने क्या बनाए? प्रोस्यूलेट्स. ये सब का यूज किया थ्योरम को प्रूव करने के लिए. वो थ्योरम प्रूव हो गया, दूसरा थ्योरम प्रूव किया, वो हो गया, उसका यूज करके तीसरा किया. इस तरह से वो चैन बना के मैथमेटिक्स में कितने तक गया? 465 थ्योरम. आया समझ में? बनना है यूक्लिड जैसा तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, है ना? चलो. In the next few chapters on the geometry, you will be using the axiom to prove some theorems. आगे के कुछ चैप्टर्स में हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं 9th में. ऐसा बोला ना मैंने? 10th में तो है ही 10, बट 9th में भी पढ़ने वाले. तो जिसमें हम क्या यूज करने वाले हैं? axioms. Now let us see in the following example how Euclid used his axioms and postulates for proving the some results. जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे सिखा रहा हूं मैं. A, B and C are the 3 points on the line. B lies between what? A and C. तो हमें प्रूव करना है AB plus BC equals to AC. मतलब ऐसा बता रहा है कि हालोल एंड वडोदरा लाई इन अ सेम लाइन. ओके, एंड जरोद इज लाई बिटवीन देम. हालोल एंड बड़ोदा के बीच में कौन है? जरोद. तो अब ऐसा प्रूव करना है कि हालोल टू जरोद प्लस जरोद टू बड़ोदा इक्वल्स टू हालोल टू बड़ोदा. आया समझ में? ऐसा ही हुआ ना? A एंड C के बीच में कौन है? B. तो A टू B प्लस B टू इक्वल्स टू AC. वेरी गुड. ओके, सो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे हम? इन द फिगर गिवन अबव AC कोइंसाइड विथ AB प्लस BC. AB प्लस BC कर दो तो AB प्लस BC के साथ कौन कोइंसाइड हो जाता है? देखो, जैसे कि ये AB था और उसके बाद मैं यहां से BC ड्रॉ कर रहा हूं, बराबर? तो ये AC बन गया ना? कोइंसाइड हो गया कि नहीं? और हमने आगे एक्सोइम यूज किया था 4 कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल्स टू. दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि ये AB प्लस BC AC के साथ कोइंसाइड हो रहा था, इसलिए AB प्लस BC इक्वल्स टू क्या होगा? प्रूव हुआ है या ना? ये प्रूव किया हमने. और इसका सेंटेंस क्या था? कि A एंड C के बीच में अगर B हो तो AB प्लस BC इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? AC. तो वो स्टेटमेंट को एक्सोइम की हेल्प से क्या किया गया? प्रूव किया गया. बात क्लियर हुई? ओके, प्रूव दैट द इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट. किसी भी गिवन लाइन सेगमेंट पे हम कौन सा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? इक्विलेटरल. तो हम क्या करेंगे? जैसे कि हमने एक AB लाइन लिया है या ना? ए लाइन पे हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है. क्या करना है? कंस्ट्रक्ट. तो आप घर पे करोगे ऐसे, इसको 3 या 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करोगे, फिर अपना राउंडर लोगे, ए पे रखोगे और दूसरा पॉइंट पेंसिल का कहां पे? बी पे. मेजरमेंट मिल गया AB का. फिर आप ए पे सेंटर रख के ए वाला आर्क ड्रॉ करोगे, या फिर बी में से ऐसे पूरा ड्रॉ कर दोगे, फिर बी पे रख के ए में से ऐसा पूरा कर दोगे. आया समझ में? फिर एक्सिस आर्क कट कर लोगे, या रखोगे तो भी चलेगा. ए आर कैसे आया था और ए आर कैसे आया था, और इस सी को ज्वाइन कर दोगे, कौन सा ट्राइंगल बन गया? इक्विलेटरल. आया समझ में? आया ना? आपको स्टेप लिखने हैं. यहाँ पे स्टेप लिखा हुआ है कि यू कैन ड्रॉ द सर्कल. ओके, बाकी कुछ लाइन नहीं लिखने हैं. आप यहाँ पे लिखोगे यूजिंग यूक्लिड्स पोस्टुलेट 3 यू कैन ड्रॉ अ सर्कल विथ अ पॉइंट A एज अ सेंटर एंड AB एज अ रेडियर. हमने पोस्टुलेट 3 में पढ़ा था. यू कैन ड्रॉ एनी सर्कल विद द एनी सेंटर विथ अ
एनी रेडियस, आप कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो विद टेकिंग एनी सेंटर एनी रेडियस। तो मैंने सेंटर ए लिया और रेडियस कितना लिया, ए बी, आया समझ में। फिर वापस मैंने सेंटर बी लिया और रेडियस कितना लिया, ए बी। तो मुझे दोनों आर्क कहां पे इंटरसेक्ट करते हुए मिले, सी, और फिर मैं ए सी बी सी ड्रॉ करूंगा तो कौन सा ट्राइंगल बन गया, ए बी सी। और आपको पता था ए बी इक्वल्स टू है, यू हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट, बट अभी ए बी तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बी सी है। तो हमने ए बी इक्वल्स टू क्या लिया, ए सी, सिंस रेडियस आर व्हाट सेम, लाइकवाइज ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, बी सी। तो देखो थिंग्स आर इक्वल्स टू ईच अदर, सॉरी इक्वल्स टू अनदर थिंग इक्वल्स टू ईच अदर। जैसे ए बी जो है वो ए सी को इक्वल है, या ए सी जो है ए बी को इक्वल है, बी सी जो है ए बी को इक्वल है, तो ए सी एंड बी सी भी एक दूसरे को क्या हो गए, इक्वल्स। तो देखो वो एक्सोइम दैट थिंग्स विच आर इक्वल्स टू सेम थिंग, थिंग्स में ए सी एंड बी सी विच आर इक्वल्स टू सेम थिंग ए बी, एक दूसरे को भी क्या हो गए, इक्वल। तो ए सी और बी सी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, एंड दैट्स व्हाई ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। एंड सो दिस ट्राइंगल ए बी सी इज नथिंग बट विच ट्राइंगल, इक्विलेटरल। कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ओके, ए लाइन यहाँ पे नहीं लिखना है, एक कंस्ट्रक्शन के स्टेप है। ओके, आप यहाँ पे लिखोगे ऐसे करके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे लिखोगे प्रूफ। आया समझ में। तो दो एग्जाम्पल और वो 5 पोस्टुलेट्स और ये थियोरम, 5 पोस्टुलेट के स्टेटमेंट, थ्योरम का स्टेटमेंट, बट दो एग्जाम्पल पूरे के पूरे घर से दिखने हैं। स्टेटमेंट 5 टाइम्स लिखने हैं और जो एग्जाम्पल्स है वो 3 टाइम्स लिखने हैं। बात क्लियर हुई। ओके, थ्योरम पढ़ लो। टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव अ मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। मानो कि मैं 2 लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, एक। टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव अ मोर देन 1, मोर देन 1 मतलब एटलीस्ट कितना हो सकता है, 1, या फिर ऐसा हो सकता है कि कभी कॉमन पॉइंट मिले ही ना, मतलब 0। जैसे दो पैरेलल लाइन है तो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो 0, और करेंगे तो सिर्फ कितने पॉइंट में कर सकते हैं, आया समझ में, एक से ज्यादा होगा नहीं। बात क्लियर हुई। तो स्टेटमेंट याद रखना है और इसके प्रूफ के साथ, प्रूफ छोड़ दो, चलो स्टेटमेंट याद रख लेना। बात क्लियर हुआ, हाँ या ना। कल अब हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 करेंगे। ओके।